हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आप 20 वीडियो लाऊंगा, इस 20 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इन 20 वीडियो को देखने के बाद आपके 22 प्लस नंबर आएंगे। 22 से ऊपर 25 में से 25 भी आ सकते हैं। ओके, पर ये सीरीज़ तभी तक कंटिन्यू रहेगी जब तक आप सपोर्ट करोगे। जैसे ही आपका सपोर्ट आना बंद हो जाएगा तो मैं डीमोटिवेट होके वीडियो लाना बंद कर दूंगा। ओके, और ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। को अपना सपोर्ट बनाए रखना है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कम समय में ज़्यादा सीखते हैं और वीडियो को आप 1.25x की स्पीड पे देख सकते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ऐसे आप मेरी वीडियो को 1.25 की स्पीड पे देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो का पहला प्रश्न है कि परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, यानी कि जो पॉलन पार्टिकल्स होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जो प्लांट में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है जो फूल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एंजियोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म फूल दे सकते हैं। ठीक है, तो उनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये देखिए, ये फ्लावर है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, MRP और FRP। ठीक, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें होता है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी वर्तिका और ओवरी यानी अंडाशय। ठीक है, ये तीनों मिलके बनाते हैं पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल बोले इसको, या फिर गाइनोसियम बोले, या फिर इसको कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके तीन नाम होंगे, पिस्टिल हो गया, स्त्रीकेसर हो गया, गाइनोसियम हो गया, या फिर कार्पेल बोलेंगे इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक, अब पुंकेसर की बात करते हैं, जो MRP है, जो यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो। ठीक, उसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टेमन बोलते हैं। ठीक, इसमें आता है एंथर आता है। ठीक है, फिलामेंट आता है और पिटल होता है। ठीक है, ये तीनों पार्ट होते हैं। जो एंथर होता है, एंथर पे ही जो पॉलिन होता है यही प्रोड्यूस करता है। जो एंथर होता है यही पॉलिन को प्रोड्यूस करता है और यही आंसर है। जब यह पॉलिन यहाँ से प्रोड्यूस होकर यहाँ पे आ जाता है, यानी स्टिग्मा पे आ जाता है, तब यहाँ से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि परागकण यानी पॉलिन ग्रेन किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो एंथर के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया क्या 60 जूल है, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश कितना होगा। ठीक है, तो 12 वोल्ट तो हो गया विभवांतर, यानी V बराबर 12 वोल्ट। ठीक है, और W बराबर दे रखा है 60 जूल। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें W भी हो और V भी हो और निकालना क्या है, Q भी हो। ठीक है, तो आपने विभवांतर का ही फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि V इजक्वल टू क्या होता है, W/Q। ठीक है, यानी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं ना। यही तो था इसकी डेफिनेशन। तो W इजक्वल टू V इजक्वल टू W/Q होता है। ठीक, अब यहाँ से हमें Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q इजक्वल टू W/V हो गया। W दे रखा है 60 और V दे रखा है 12, तो कट गया ये, 12 पंजे 60, तो आंसर हो गया 5 गुलाम हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तब किस प्रकार की फ्लेम निकलती है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं यानी Mg+O2 गिव्स क्या, MgO बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये वाइट कलर का ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये किस कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है, ये भी पूछा जा सकता है, वाइट कलर का होता है। और किस कलर की फ्लेम निकलती है, तो फ्लेम निकलती है हमारी वाइट कलर की फ्लेम निकलती है। ठीक है, फ्लेम भी वाइट कलर की निकलती है। जो ये MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी वाइट कलर का ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे पूछे कि ब्लू कलर की फ्लेम कब निकलती है, जब हाइड्रोजन गैस जलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए भी यही देखते हैं कि ब्लू फ्लेम निकल रही है तो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और उसके लिए पॉपिंग टेस्ट भी करते हैं, माचिस की तीली को ले जाते हैं, लौ के पास पटपट की आवाज़ आती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस भी होता है। ठीक है, ओके, तो जो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वाइट कलर की सफ़ेद लौ के साथ ये जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में डैश नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है। तो पौधों में कॉलन कायमा की वजह से क्या होता है, लचीलापन होता है कॉलन कायमा की वजह से। इसका आंसर तो हो गया कॉलन कायमा। अब देख लेते हैं कि प्लांट में कितने टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी ऊतक कितने पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्लांट में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी ऊतक वे होते हैं जो
पूरी लाइफ भर सेल डिवीजन करते रहते हैं, ठीक है, यानी पूरी लाइफ में ये सेल डिवीजन करते रहेंगे। और परमानेंट टिश्यू होते हैं जो सेल डिवीजन करने की क्षमता खो देते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप की होती है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल कहाँ था, टॉप पे था, ठीक है। लेटरल कहाँ था, तने की मोटाई बढ़ा रहा था, ठीक है, मोटाई वृत्त बढ़ा रहा था। और इंटरकैलरी कहाँ था, नोड्स में, नोड्स के बीच में, 2 नोड्स के बीच में, और क्या हो रहा था, जैसे नई शाखाएं निकल रही थी, ठीक है। तो ये था। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा होती है। इसमें पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा तो लिविंग सेल है, लेकिन स्केलेनकाइमा क्या है, डेड सेल है, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या होता है, सेल डिवीजन करते रहते हैं, ठीक है, ओके। और जिन पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जिन पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है उनको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ये क्लोरेनकाइमा, ये कोलेनकाइमा, ये दोनों अलग है, ठीक है। क्लोरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। और जिनमें क्लोरेनकाइमा होते हैं वो क्या खाना भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट है, ठीक। अब और जिन पैरेन्काइमा में हवा भरी रहती है, जैसे कि जलीय पौधे हो गए जो जल पे तैरते रहते हैं, उनमें हवा भरी रहती है पैरेन्काइमा में, तो उनको बोलते हैं एरेन्काइमा, उनको बोलते हैं एरेन्काइमा, ठीक। अब कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या है, ये लचीलापन प्रोवाइड करवाता है पौधे को, यानी कि जब हम मोड़ते हैं किसी टहनी को तो एकदम से ना टूट के थोड़ी देर के बाद टूटती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है ना वो, इसी कोलेनकाइमा की वजह से होती है, ठीक है। स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा बताया मैंने आपको कि डेड सेल्स होती है। जैसे आपने नारियल देखा होगा, नारियल के बाहर में जो रस्सी बनती है नारियल की, छिलका जो होता है नारियल का, वो स्केलेनकाइमा है एक प्रकार का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा लचीलापन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसका तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला, v इजल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। न्यू क्या है, यहाँ पे आवृत्ति है, तो ये होता है फॉर्मूला। यहाँ से हमें न्यू निकालना है, तो लैम्डा को यहाँ नीचे फेंक देंगे, न्यू यानी न्यू इक्वल टू वी बाई लैम्डा, ठीक है। न्यू इक्वल टू वी बाई लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू वी बाई, वी कितना दे रखा है 340 मीटर पर सेकंड, लैम्डा कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि लैम्डा का मात्रक होता है मीटर में होता है। तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए इसको भाग करेंगे, कितने से, 100 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 100, ठीक। जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 17 बार में ये गया, और 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो 17 3 बार 0, ये आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के अवयव क्या क्या होते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज किस किस से मिलके बना होता है, तो ब्रॉन्ज मिला होता है कॉपर और टिन से मिलके बना होता है, ठीक है। कॉपर और टिन से मिलके बना होता है ब्रॉन्ज। और कॉपर और जिंक से मिलके क्या बना होता है, ब्रांज, यानी पीतल। पीतल बनाता है कॉपर जिंक से, और ब्रांज बनाता है कॉपर और टिन से, ठीक है। लेड और टिन से क्या मिलता है, लेड और टिन से बनता है टांका, ठीक है, टांका बनता है लेड और टिन से, ओके। तो ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। वेग और समय, वेलोसिटी टाइम को दर्शाता है, ठीक है। मैं आपको तीनों इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है। पहला इक्वेशन होता है, मैं आपको दिखा दूँ, पहला इक्वेशन होता है v इजल टू यू प्लस ए टी, वी इजल टू यू प्लस ए टी। ये दिखाता है वेलोसिटी और टाइम को, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन दिखाता है पहला इक्वेशन। v इजल टू यू प्लस ए टी वेलोसिटी और टाइम को दिखाता है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन होता है s इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये दिखाता है पोजीशन और टाइम को, पोजीशन और टाइम को, ठीक है। ये दो हो गए। अब तीसरा होता है वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए याद करने का सही तरीका कि वी को हमेशा इधर ही रखना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है वी को, ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या दिखाता है, पोजीशन और वेलोसिटी के मध्य संबंध को दिखाता है। तो पहला इक्वेशन दिखा रहा है वेलोसिटी टाइम को, पहला दिखा रहा है वीटी को, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दिखा रहा है पोजीशन और टाइम को, दूसरा दिखा रहा है पोजीशन और टाइम को, तीसरा दिखा रहा है पोजीशन और वेलोसिटी को, ठीक है। आपको इन तीनों को याद कर लेना है, ठीक है। अगर यदि आपको इसे और डिटेल में समझना है, यानी ग्राफ के माध्यम से समझना है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ग्राफ के थ्रू समझा दूंगा कि ये रिलेशन कैसे बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा था कि कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दिखाता है, यानी वेलोसिटी टाइम को कौन दिखा रहा था, वेलोसिटी टाइम को दिखा रहा था पहला वाला, पहला क्या था, v इजल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरोलर टिश्यू एक्ट एज अ फिलर बिटवीन
यानी एरोलर टिश्यू किसको और किसको कनेक्ट करता है? तो एरोलर टिश्यू स्किन को मसल से कनेक्ट करता है, यानी स्किन को मसल से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसका आंसर तो ये हो गया। इसके साथ साथ आपको कुछ और याद करना है, जैसे टेंडन। ठीक है, टेंडन किसको करता है? मसल को करता है आपको बोन के साथ, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, मसल को बोन के साथ टेंडन करता है। और लिगामेंट, एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से, बोन को बोन से। ठीक है, तो एरोलर करता है स्किन को मसल से। ठीक है, ठीक है, टेंडन करता है मसल को बोन से, और लिगामेंट करता है बोन को बोन से। ठीक है, और एक और होता है, एक होता है एडिपोज। एडिपोज, एडिपोज एक लेयर होती है जो कहाँ? स्किन के नीचे मौजूद होती है, फैट की लेयर, व्हाइट कलर की जो फैट की लेयर होती है उसे बोलते हैं एडिपोज। ठीक है, तो ये चार चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्वों की परमाणु संख्या होगी। इनमें से सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा? सिंपल सा पूछ रहा है कि मेटेलिक कौन सा होगा। तो आपको पता है, पहले तो ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपको पता होगा जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? मेटल, राइट हैंड साइड में क्या है? नॉन मेटल। और मेटेलिक कैरेक्टर कैसे बढ़ते हैं? ऐसे में, ऐसे में बढ़ते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे? ऐसे में बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे में बढ़ते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे में बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें 11, 13, 16 और 17। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ एक बार। देखिए 11 ये है, 13 ये है, 16 ये है, 17 ये है। एक तो पहली बात तो इधर क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं ज़्यादातर, और इस साइड क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं कि इस साइड जो होते हैं वो तो मेटल होते हैं, यानी सोडियम क्या होगा? सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर वाला होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सोडियम, यानी कि जो 11 नंबर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए। कैल्शियम का कितना होता है? 40। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, इसका होता है 40। ठीक है, तो 40:16, 40 एक एक है, क्योंकि कैल्शियम भी एक है, ऑक्सीजन भी, इसलिए एक एक लिया। अब इसको काटेंगे हम, 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 40। इसको फिर से 2 से काटेंगे, 5 और 2। ठीक है, 5:2 आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऐसा निम्न में से कौन सा तत्व जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी करेगा? तो वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बोलते हैं इसको, Al2O3 और ZNO। ये तो इसमें ऑप्शन में क्या है? Al2O3। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिनमें एसिडिक गुण भी होता है और बेसिक दोनों गुण होते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन का पुरुष अंग होता है। लाइकेन का पुरुष अंग, पहली बात लाइकेन क्या होता है? लाइकेन सिम्बायोटिक पार्टनरशिप होता है किसके बीच? फंजाई और एल्गी के बीच, यानी फंजाई और एल्गी के बीच की कड़ी को बोलते हैं हम लाइकेन। ठीक है, अब इसमें पुरुष अंग कौन सा था? तो इसमें पुरुष अंग होता है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम इसमें पुरुष अंग होता है। और जो कार्पोगोनियम होता है, कार्पोगोनियम होता है स्त्री अंग, यानी कि फीमेल अंग जो हो गया, इसमें हो गया कार्पोगोनियम, और स्पर्मेटोगोनियम हो गया आपका मेल अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइटोन को क्या कहा जाता है? ठीक है, साइटोन, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूरॉन, ये होता है न्यूरॉन। ठीक है, जो ये जो बाल से निकले हुए हैं डेंड्राइट्स होते हैं, बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को जो बाहर से कवर करता है, यानी जो सेल वॉल बोल सकते हैं हम, सेल वॉल को ही बोलते हैं साइटोन। ये जो पूरा है, ये बाहर की झिल्ली है, इसी ये जो बना हुआ है, इस पूरे को बोलेंगे साइटोन। ठीक है, और साइटोन, जो साइटोन होता है, इसी को हम बोलते हैं पेरिकैरियोन। ठीक है, साइटोन को पेरिकैरियोन ही बोलते हैं, पेरिकैरियोन। अब इसको पेरिकैरियोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियन। ठीक है, न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियन, कैरियन। और किसी की बाहर झिल्ली होती है, कोई भी लेयर होती है किसी के बाहर, जैसे हृदय को क्या बोलते हैं? कार्डियो, कार्डियो बोलते हैं। उसके बाहर की झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, कार्डियक बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ऐसे ही जो बाहर पैरी लगा देते हैं उसके आगे। तो कैरियन तो हो गया इसका नाम न्यूक्लियस का, तो इसकी झिल्ली को क्या बोल देंगे? मतलब इसके बाहर में है जो, उसको बोल देंगे पेरिकैरियन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? पेरिकैरियन, पेरिकैरियन। ठीक, साइटोन को ही बोलते हैं पेरिकैरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ पे होगा? ठीक है, वक्रता केंद्र से आउटसाइड। देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। जब हम यहाँ पे रख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे मतलब सी के परे रख रहे थे, जब इन्फिनिटी और सी के बीच में रख रहे थे, इसी को मैंने आपको बोला था, ऐसे बोल सकते सी के परे। ठीक है, या फिर बियॉन्ड सी, ये बोला था। तो यहाँ पे जब हम रख रहे थे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? सी और एफ के बीच में बन रहा था, सी और एफ के बीच में बन रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायनों कौन से हैं? ठीक है, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन हैं हमारे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। लेकिन जो मॉडर्न फोटोग्राफी है उसमें कौन कौन से होते हैं? सिल्वर क्लोराइड भी होता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है और सिल्वर आयोडाइड भी होता है। ठीक है, ये तीनों होते हैं। लेकिन अगर ब्लैक एंड वाइट पूछा है तो ब्लैक एंड वाइट में क्या होता है? AgCl और AgBr। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, और करंट भी बतानी कि टोटल करंट कितना बहेगा। ठीक, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। श्रेणी में लगा रहे हैं यानी 40 और 8 48 होएगा टोटल प्रतिरोध। ठीक है, तो टोटल प्रतिरोध तो हो गया 48 ओम। ठीक है, श्रेणी में लग रहा था। अब निकालते हैं टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट कैसे निकालेंगे? ओम के नियम से R = V/I होता है। ठीक है, R = V/I। ठीक है, R दे रखा है, ठीक है, V भी दे रखा है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, तो यहाँ से I निकालना, I को यहाँ कर देंगे, I = V/R। V है हमारे पास 12 वोल्ट और R है 48। इसको काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे 1 को तो ये बचेगा 0.25 एम्पियर। तो 0.25 एम्पियर करंट रहेगी इसमें। 0.25 तो करंट हो गया और 48 ओम हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, आंसर ऑप्शन में नहीं है, ये हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एल्काली मेटल कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है। ठीक, इनको एल्काली मेटल कहा जाता है। और जो दूसरा ग्रुप होता है, पहले ग्रुप को तो बोलते हैं एल्काली मेटल, दूसरे को बोलते हैं एल्काली सॉइल मेटल। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, 17वें को क्या बोलते हैं? हैलोजन। 18वें को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ठीक है, तो ये तो कुछ कॉमन है, इनको याद ही होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें पाई जाती है? तो आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। ठीक है, विटिकर द्वारा जो दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें 3 चीज़ों को बेस मान के ये क्लासिफिकेशन किया गया था। एक तो सेल का नेचर कैसा है, ठीक है, सेल का ऑकरेंस कैसा है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ठीक है, ये तीनों को देख के उन्होंने इसको क्लासिफाइड किया था। सेल का नेचर यानी प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। ठीक है, सेल ऑकरेंस यानी कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं या हेटरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं होता है या फिर नहीं होता है। और यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस जो फुल्ली डेवलप्ड होता है। यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल से पूरी बॉडी बनी होती है। मल्टी सेलुलर जिसमें पूरी बॉडी अनेक सेलों से बनी होती है। ऑटोट्रॉप यानी जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। हेटरोट्रॉप जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये तो था 3 बेस। ठीक, अब इसके ऊपर उन्होंने 5 किंगडम को क्लासिफाइड किया था। ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटिया एनिमिलिया। ठीक, तो इसमें मोनेरा क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, ठीक, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और यही क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? तो बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया किसका है? मोनेरा का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश का प्रयोग हवा की गति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। जो विंड की स्पीड है, ठीक है, विंड की स्पीड को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विंड की स्पीड को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर को। ठीक है, एनीमोमीटर को आपने देखा होगा छतों पे लगा रहता है, ये एनीमोमीटर होता है। ठीक है, इसकी गति को भी माप सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वेरी है और इसकी स्पीड को भी माप सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो एनीमोमीटर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और आवर्त डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए यह है पीरियोडिक टेबल। इसमें पूछ रहा है कि कौन से पीरियड में एक भी मेटलॉइड नहीं है। ठीक, पहले वाले में दिख रहा है आपको एक भी नहीं है। ठीक, 7वें वाले में दिख रहा है नहीं है, बाकी सब में। तो पहले में नहीं है और 7वें में नहीं है, पहला और 7वां इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पे n जैसे हमने डाला k डाला, k की वैल्यू कितनी होती है 1, तो k डाला इसमें तो कितनी आ जाएगी इसकी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे k सेल में। और जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियड में होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 और इनकम्प्लीट 7वां, यानी पहले वाले पीरियड में होंगे 2, दूसरे में होंगे 8, तीसरे में होंगे 8, चौथे में होंगे 18, 5वें में होंगे 18 और छठे वाले पीरियड में होंगे 32 और लास्ट जो 7वां पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। तो यही पूछ रहा है कि जो चौथा आवर्त है, चौथे आवर्त में कितने हैं? 18 है। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और इनकम्प्लीट, आपको भी ऐसे याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिछुआ यानी नेटल की जो डंक होती है कि उसकी नेटल की डंक में कौन सा
एसिड पाया जाता है। ठीक है, देखिए आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये बिच्छू घास बोलते हैं जिसको। यहाँ पे डंगनुमा छोटे छोटे रेसे रेसे टाइप के होते हैं जो हाथों में चुभ जाते हैं तो रैशेज हो जाते हैं, खुजली होने लग जाती है। ठीक है, तो इसमें होता है मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, कौन सा होता है? मैथेनोइक अम्ल होता है। ओके, मैथेनोइक अम्ल होता है इसमें। और इसका इलाज, इसी की पत्ती के बगल में एक पौधा होता है, ये डॉक नाम का पौधा होता है। इसकी पत्तियों को अगर रगड़ दें हम वहाँ पे तो ये जो जलन दर्द हो रहा है, खुजली, वो सही हो जाएगी। ठीक है, कि लैंगिंग प्रजनन में डैश के का डैश शामिल होता है। ठीक है, लैंगिंग प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? सेम सेक्स होते हैं या अपोजिट होते हैं या अपोजिट सेक्स। ठीक है, क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइपेरेंटल होता है। ठीक है, और जो ए सेक्सुअल होता है यूनिपेरेंटल होता है, यानी इसमें दो तो पेरेंट होंगे। ठीक है, और सेम सेक्स कैसे हो सकते हैं? सेम सेक्स होंगे तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो क्या होंगे? अलग अलग सेक्स के दो पेरेंट्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, अपोजिट सेक्स टू पेरेंट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में ये बायपेरेंटल होते हैं यानी कि दो पेरेंट्स होते हैं, और ए सेक्सुअल में क्या होता है? यूनिपेरेंटल यानी वन पेरेंट होता है। फर्टिलाइजेशन होती है इसमें सेक्सुअल में, इसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नए जो यंग वंस होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टी तो नए एक्वायर करते हैं और कुछ जो अपने माता पिता से गेन करते हैं। ठीक है, यानी इसमें विविधता आती है। ठीक है, एवोल्यूशन को लीड करते हैं, जबकि जो एसेक्सुअल में होते हैं बिल्कुल क्लोन होते हैं अपने माता पिता के सेम। ठीक है, अपने पेरेंट के जैसे क्लोन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि 105 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखा है हमें, इनिशियल भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है 16, इनिशियल है 6, टाइम है 5, तो 10/5 यानी कि 2 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें मास का कोई काम ही नहीं था, कंफ्यूजन के लिए दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? ठीक है, तो गैलियम और सीजियम याद होना चाहिए आपको, ये जो दो धातु होती है जिन्हें हम हथेली पर रखें तो ये पिघल जाते हैं, गैलियम और सीजियम। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो के किसी भी मोमेंट पे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।